नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इम्प्रूवमेंट जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। पूरे विश्व की नजर जहां रशिया यूक्रेन वॉर पर टिकी हुई है, इसी युद्ध के बीचों बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को इनविटेशन भेजा गया भारत आने के लिए। रिसेंटली रशिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गालरोव के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि जल्द ही राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया का जो प्रोजेक्ट है आईएनएससी, उसको लेकर जो राष्ट्रपति पुतिन है वो भारत आने वाले हैं। आईएनएससी जो कि एक इंटरनेशनल ट्रेड रूट है, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि इंडिया से स्टार्ट होकर ईरान, रशिया, यूरोप को आपस में कनेक्ट करता है। इसके साथ साथ चाइना और यूएसए के भी भारत के आसपास कुछ प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं। चाइना का प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड, जो कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप के रोड्स को आपस में कनेक्ट करता है, जिसके अगेंस्ट है यूएसए। फिर यूएसए का प्रोजेक्ट है आईमैक, जिसकी फुल फॉर्म है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि कनेक्ट करता है इंडिया, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, यूएसए और यूरोप को, जिसके अगेंस्ट है रशिया, चाइना और ईरान। रशिया, चाइना, ईरान और यूएसए की आपस में झड़प चली हुई है, लेकिन इन ट्रेड रूट्स का फायदा हमें मिलने वाला है, जिनके थ्रू अरबों का व्यापार किया जाएगा। Actually, we have many special and strategic partnerships with Russia since 1955. After independence 1947, उस समय देश के प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित नेहरू, जिनके नाम की चमक आज भी हमें फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिलती है। उस टाइम पर यूएसएसआर के प्राइम मिनिस्टर थे स्टालिन। स्टालिन का ज्यादा झुकाव भारत की तरफ ना होकर चाइना की तरफ था, बिकॉज चाइना भी एक कम्युनिस्ट कंट्री था। उस टाइम पर जैसे ही 1953 में स्टालिन की डेथ हुई, डीस्टालिनाइजेशन एरा आता है पूरे विश्व में, और पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया। एक तरफ था यूएसएसआर और दूसरी तरफ था यूएसए। दोनों के बीच में रेस लगी हथियारों की। इस हथियारों की रेस में हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी लाई गई, जिसके तहत हमने पूरे विश्व के सामने गुट निरपेक्षता का पक्ष रखा। कहने को हम गुट निरपेक्षता को फॉलो कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पर हमारे यूएसएसआर से काफी अच्छे रिलेशन हो चुके थे और इनडायरेक्टली हम यूएसएसआर के साथ थे। अब यदि पूरे विश्व में हथियारों की मार्केट की बात की जाए, तो लगभग दुनिया के सभी देशों को हथियारों की सप्लाई करता रहा है यूएसएसआर। हथियारों की मार्केट में बोलबाला है यूएसएसआर का। हालांकि यूएसएसआर के जो जहाज हैं वो पुराने हैं, यूएसए के जो हथियार हैं वो नए हैं। इसका रीजन है कि यूएसएसआर पिछले काफी लंबे समय से युद्ध से बाहर रहा, यदि रशिया और यूक्रेन वॉर को छोड़ दिया जाए, जबकि यूएसए हर साल किसी न किसी देश के साथ भिड़ता रहा है, जिस वजह से उन्होंने अपनी मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान दिया। इसी बीच हमने भी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए रशिया के साथ कुछ एग्रीमेंट्स किए समय समय पर। हथियारों की सप्लाई हुई रशिया से हमारे यहाँ पर। तो पहली बार जो दौरा किया गया एज अ पीएम पंडित नेहरू का 1955 में, उस टाइम पर कुछ एग्रीमेंट्स हुए रशिया के साथ। फिर 1962 में एयरक्राफ्ट एग्रीमेंट किया हमने हमारी शक्ति को बढ़ाने के लिए, और सुपरसोनिक M21 जैसे एयरक्राफ्ट खरीदे गए। फिर 1971 में जैसे ही आयरन लेडी, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सिंहासन पर विराजमान हुई, उस टाइम पर एक ट्रीटी हुई जिसका नाम था इंडो सोवियत पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी। इस ट्रीटी के तहत कहा गया कि भविष्य में दोनों ही देशों पर यदि किसी भी तरह का अटैक होता है किसी अदर कंट्री के द्वारा, देन एक दूसरे का साथ दिया जाएगा, जो कि हमें 1971 और 75 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी देखने को मिला। फिर 71 में ही डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमने T-72 जैसे खतरनाक टैंक्स और BMP-1 फाइटिंग व्हीकल्स खरीदे। फिर 1974 में हमने फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। जब भी न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है उस टाइम पे यूरेनियम की नीड होती है, जो कि रशिया के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया। फिर 1977 में सत्ता परिवर्तन हुआ और जनता पार्टी की सरकार बनती है। जैसे ही मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, उस टाइम पर कुछ खास एग्रीमेंट्स नहीं हुए, हालांकि कुछ डिप्लोमेटिक विजिट्स होती रही। फिर 1984 में यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं राजीव गांधी जी। उन्होंने काफी सारे एफर्ट्स किए फॉर मॉडर्नाइजिंग टू सिक्योरिटी फोर्सेस। MiG-29 जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट्स को खरीदा गया। फिर 26 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन की डिसॉल्वेशन होती है।
उस टाइम पर 15 ऐसे इंडिपेंडेंट स्टेट्स निकल कर आए यूएसएसआर से, जिनमें से एक था रशिया। फिर 1996 के अंदर पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के द्वारा मल्टी रोल एयरक्राफ्ट फाइटर सेल की डील की गई 30 नवंबर 1996 को। फिर 2000 के अंदर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई जिसका नाम था इंडो रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनहांसिंग डिफेंस, न्यूक्लियर एंड स्पेस कोऑपरेशन। T-90 टैंक्स खरीदे और ब्रह्मोस मिसाइल की को परचेज किया गया। फिर 2008 में सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर को बिल्ड किया गया। एक्चुअली उस टाइम पर वर्ल्ड में ग्रुप था जिसका नाम था NSG। NSG का मतलब है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, जो कि पूरे विश्व में न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई करता था। उस टाइम पर हमने काफी जोर लगाया उसका मेंबर बनने के लिए, लेकिन उनके द्वारा हमें रिजेक्ट किया गया। इसका रीजन था कि हमने एनपीटी और सीटीबीटी को साइन नहीं किया था। एनपीटी और सीटीबीटी का मतलब था कि जैसे ही यूएसए न्यूक्लियर वेपन से लैस हुआ, उसने विश्व के अलग अलग देशों को पॉलिसीज दी कि हम परमाणु हथियारों पर आज से रोक लगाते हैं, और परमाणु हथियारों की रिडक्शन के लिए उस पॉलिसीज को लाया गया, जिसके विरोध में भारत खड़ा रहा। भारत का मानना था कि यूएसए ने अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाया और उनकी संख्या बढ़ाकर दूसरे देशों पर रोक लगा दी है। इसी वजह से यूएसए की नजरों के बीचों बीच 1974 में हमने फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। सेकेंड टाइम 98 में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। इसको लेकर एनएसजी के द्वारा हमें रिजेक्ट किया गया। उस टाइम पर रशिया ने हमारा साथ दिया और न्यूक्लियर फ्यूल प्रोवाइड करवाया। हालांकि एक ट्रीटी भी की गई थी उसके तहत कि जो उस न्यूक्लियर फ्यूल का यूज किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होगा, इसीलिए सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर लाया गया था उस टाइम पे। फिर 2013 में मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा रशिया के अंदर एक एयरक्राफ्ट करियर था जो कि बहुत ही पुराना था, जिसको रिफर्बिश्ड करके INS विक्रमादित्य का नाम दिया गया और हमने इसे खरीदा, जिसका यूज आज भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रही हैं। फिर 2014 में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उस टाइम पर काफी सारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हुई फॉर स्ट्रेंथनिंग डिफेंस सिस्टम, एनर्जी कोऑपरेशन एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट की गई रशियन ऑयल के अंदर। साथ ही साथ एक राइफल प्लांट लगाया गया जिसका नाम था AK-203 राइफल प्लांट, जो कि यूपी के अमेठी में था। ये एक एग्रीमेंट था फॉर जॉइंट प्रोडक्शन, यानी कि जॉइंट प्रोडक्शन की जाएगी 203 राइफल्स की। फिर इसके बाद KA-226T हेलीकॉप्टर्स की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की गई रशिया और भारत के द्वारा। और साथ ही साथ हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे रशिया से, जिसकी शिपिंग अभी तक 3 ही हुई है भारत के अंदर। ये जो S-400 डिफेंस सिस्टम है, ये इतना खतरनाक रडार है कि 600 किलोमीटर से भी दुश्मन को कैप्चर कर सकता है। अब देखते हैं क्या राष्ट्रपति पुतिन का भारतीय दौरा कुछ नए ग्लोबल चेंजेस लेकर आता है एंड व्हाट इम्पैक्ट विल बी ऑन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हालांकि इट विल नॉट बी अ इनफॉर्मल विजिट्स, बिकॉज काफी सारे एग्रीमेंट्स किए जाते हैं फ्यूचर प्लान्स को लेकर। लास्ट टाइम जब 2021 के अंदर पुतिन भारत आए, उस टाइम पर 28 सेक्टर्स को लेकर ऐसे एग्रीमेंट्स हुए थे जो कि अलग अलग क्षेत्रों से थे। तो देखते हैं अभी क्या एग्रीमेंट्स किए जाते हैं राष्ट्रपति पुतिन और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।